हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? होप सो आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बढ़िया हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त हर्ष मिजावगिया। आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, क्लियर्ड इन नवंबर 2022 इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एसक्यूसी वन की। एसक्यूसी वन है स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल वन। एक चैप्टर है सी इंटरमीडिएट में, एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। उसके चार पार्ट्स हैं। सबसे पहला है एथिक्स, सेकंड इज एस ए 210, थर्ड इज एसक्यूसी वन एंड फोर्थ इज एस ए 220। ऐसे 210 एंड एथिक्स के लिए मैं डिटेल एंड रिवीजन वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, और यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, जहां पर आपको उन दोनों चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे, और इसके भी नोट्स वीडियो के बाद में अपलोड कर दूंगा। ठीक है। एसक्यूसी वन क्या बात करता है, अपन डिस्कस करते हैं एसक्यूसी वन। ओके। तो एसक्यूसी वन है क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स एंड firms that performs audit and review of historical financial information and other assurance and related service engagements। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ के समझते हैं। देखो क्या होता है कि अगर कोई सीए फर्म है, अगर वो किसी अश्योरेंस एंगेजमेंट्स में या कोई भी रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट्स में अगर इन्वॉल्व होते हैं ना, तो इंटेंडेड यूजर जो होते हैं क्लाइंट के, आपका क्लाइंट सपोज एग्जांपल लेते हैं अपन, XYZ कंपनी एक बहुत बड़ी लिस्टेड कंपनी है, जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक है, जिसके बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जिसके बहुत सारे इंटेंडेड यूजर्स हैं। कुछ रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जब ओपिनियन देता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उस पर ट्रस्ट करती है। ठीक है। और कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से या फिर उसके शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, उसके डिवेंचर होल्डर्स हैं, उसके अदर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसने उसको फाइनेंस मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की हुई है, लोन्स प्रोवाइड किए हुए हैं, गारंटी प्रोवाइड की हुई है। ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि जब अगर आप किसी फर्म का और किसी किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, तो आप ओपिनियन दे रहे हो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि कंपनी ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं वो सही है या नहीं। अगर आप किसी और को राय दे रहे हो, अगर आप किसी और के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन दे रहे हो, तो क्या आपने आपके गिरेबान में झांक कर देखा कि क्या आपके फर्म में क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज या प्रोसीजर्स है या नहीं? आप क्वालिटी ऑफ वर्क प्रोवाइड कर पा रहे हैं या नहीं? अगर आप प्रोवाइड कर पा रहे हो, अगर आपने कोई पॉलिसीज बनाई हुई है, आपकी फर्म में कोई एसओपीज क्रिएटेड है, आपको किस ऑडिट को कैसे करना है, आपको किसी एंगेजमेंट में इन्वॉल्व होना है, तो आपका अश्योरेंस एंगेजमेंट लेटर कैसे बनेगा, उसका कोई फॉर्मेट डिसाइडेड है क्या? आपने कोई पॉलिसी डिसाइड की हुई है क्या कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर फॉलो करना है? कोई भी एंगेजमेंट को कंप्लीट करने में, कोई सर्टिफिकेशन है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ऑडिट है तो उसमें क्या क्या चेकलिस्ट प्रिपेयर करी है, तो इसके लिए क्या क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है आपकी फर्म में, क्या एग्जिस्ट करते हैं? अगर एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो एसक्यूसी वन का नॉन कंप्लायंस है। एसक्यूसी वन बोलता है क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स, फर्म कौन सी? सीए फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट्स, फर्म वो जो ऑडिट परफॉर्म करती है, एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऑडिट क्या हो गया? ऑडिट मतलब आपको पता है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ईयरली ऑडिट्स होता है। ठीक है। लिमिटेड रिव्यू क्वार्टरली रिक्वायरमेंट होती है फॉर द एंगेजमेंट मतलब जो भी कंपनीज होती है, लिस्टेड कंपनीज होती है, उनको क्वार्टरली लिमिटेड रिव्यू करवाना पड़ता है। इट इज स्मॉल ऑडिट, ऐसा समझ लो आप, माइनर। आप सीए फाइनल में आके बहुत अच्छे से समझोगे कि लिमिटेड रिव्यू क्या होता है। एंड अदर अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट। ठीक है, किसी केस में आपको कोई सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करना है, तो इन सब चीजों में जो अपन ने डिस्कस करा कि आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है ताकि आप क्वालिटी ऑफ वर्क प्रोवाइड कर सको। ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या आपकी फॉर्म में होना चाहिए, क्या एलिमेंट्स होना चाहिए आपके पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स में, उनको अपन एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एसक्यूसी वन, अपन ने नाम डिस्कस किया, क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट्स एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर अश्योरेंस एंड रिलेटेड एंगेजमेंट्स। ठीक है। अदर अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट्स। एसक्यूसी वन नंबर याद रखना है, और एसक्यूसी वन का पूरा नाम याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ, ये जो मैं नोट्स जिससे पढ़ा रहा हूँ, ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, पर ये मॉड्यूल की लैंग्वेज एज इट इज कॉपी की हुई है मैंने। बस थोड़ी सी डिजाइन जो है, थोड़ा सा जो चमक दमक दिखेगी, वो मेरे खुद की एडिटिंग है। बट आपको मॉड्यूल के कंटेंट से कहीं भी आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा इस बुक में। ठीक है, तो आप इस बुक पर पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हो, जिस तरीके से इंटरनेट यूजर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट की साइन पर भरोसा करते हैं। ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं एसक्यूसी वन। अब आपको इसमें बहुत अच्छी चीज देखने को मिलेगी, मेरी बुक में मैंने जहां जहां भी जो भी कॉन्सेप्ट है, जैसे एलिमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉनिटरिंग, तो इनमें नीचे आपको एक अंडरस्टैंडिंग नोट मिलेगा। ठीक है, मैं एक हाइलाइटर यूज कर लेता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अंडरस्टैंडिंग मिलेगा जहां पर मैंने एक इजी लैंग्वेज में ऊपर जो टॉपिक में लिखा हुआ है उसका एक सार लिखा है। ठीक है, उसका एक मैंने सिंपल लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको आसानी से पहले चीज समझ में आ जाए, आप फिर आप जाके बुक की लैंग्वेज पढ़ो और
आपको पता है अल्टीमेटली ऑडिट में सिर्फ रटना होता है, आप चीजों को समझोगे, अच्छे से समझोगे, समझाने के लिए हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर आप चीजों को अच्छे से समझोगे, उसके बाद आप उसको मॉड्यूल की लैंग्वेज में लिख कर आओगे ना, आप इस बुक की लैंग्वेज में लिख कर आओगे, तब आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपको सबसे मेनली कीवर्ड्स लिखना है, और जो कीवर्ड्स होते हैं ना, उनको मैंने बोल्ड किया हुआ है मेरी बुक में, टू प्रमोट एन इंटरनल कल्चर, ठीक है। अगर ये वो कीवर्ड्स हैं जो अगर आपकी बुक में, अगर आपके आंसर कॉपी में जो कॉपी चेकर होता है वो देख लेता है, तो आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, ठीक है। अगर कटेंगे तो कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन या फिर लेंथ ऑफ द आंसर उस केस में कट जाएंगे, पर अगर आपने कीवर्ड्स लिखे हैं कॉपी में, तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस बहुत 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 कम हो जाते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। SQC1, ठीक है। तो SQC1 में अपन ने बात करी, क्वालिटी मेंटेन करते हुए चलना है। SQC1 और SA220 में एक मेजर डिफरेंस है, आप समझना, ठीक है। तो SQC1 जो है वो डील करता है विद ऑल एंगेजमेंट्स इंक्लूडिंग ऑडिट, रिव्यूज एंड अदर अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज, ठीक है। तो अपन ने बात करी कोई सर्टिफिकेशन है, कोई लिमिटेड रिव्यू है, सारी एंगेजमेंट्स में आपको SQC1 का कंप्लायंस करना है, और ये अप्लाई होता है फॉर एंटायर फॉर्म, ठीक है। ये किसी स्पेसिफिक असाइनमेंट पे अप्लाई नहीं होता है। पर SA220 जो है वो स्पेसिफिकली ऑडिट एंगेजमेंट पे अप्लाई होता है, डील्स ओनली विद ऑडिट एंगेजमेंट, अप्लाइज टू द पार्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। तो ऐसे SQC1 और SA220 में ये मेजर डिफरेंस है, आपको अच्छे से समझना है। SQC1 अप्लाइज टू एंटायर फर्म, SA220 अप्लाइज टू ओनली ए स्पेसिफिक एंगेजमेंट, और वो भी ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है, नॉट अदर एंगेजमेंट, ठीक है। तो SQC1 रिक्वायर्स द फर्म टू एस्टेब्लिश ए सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। अपन ने बात करी थी फर्म में क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होना चाहिए, मतलब फर्म खुद खुद को सुधारे पहले, उसके बाद लोगों को सुधारे, उसके बाद दूसरों को ओपिनियन प्रोवाइड करे, ठीक है। ये याद रखना है। SQC1 सिंपल बात बोलता है, पहले आप खुद को सुधारो, फिर दूसरों को ओपिनियन प्रोवाइड करो। ओके, तो SQC1 रिक्वायर्स दैट फर्म शुड एस्टेब्लिश अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डिजाइन टू प्रोवाइड इट विद अ रीजनेबल एश्योरेंस। खुद को आप ऐसा पॉलिसी प्रोसीजर, सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डिजाइन करो जो खुद को एक रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करे दैट फर्म खुद और उसके पर्सनल कंप्लाई कर रहे हैं प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से एंड रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो फर्म का सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ऐसा होना चाहिए कि वो फर्म को एक रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करे कि फर्म और उसके जो भी पर्सनल है, जो भी उसके आर्टिकल्स है, जितने भी पार्टनर्स है, वो सब कंप्लायंस कर रहे हैं प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, SIA स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिटिंग, जो भी स्टैंडर्ड्स है ना, उन सबका कंप्लायंस कर रहे हैं, और अदर लॉज एंड रेगुलेशंस का कंप्लायंस करते हुए अपने असाइनमेंट को कंप्लीट कर रहे हैं। अपने असाइनमेंट में उन सबको कंसिडर करते हुए वो वर्क कर रहे हैं। And reports issued by the firm and engagement partners are appropriate in circumstances, ठीक है। तो आप जो भी रिपोर्ट इशू कर रहे हो, जो भी ऑडिटर्स रिपोर्ट इशू कर रहे हो, जो भी लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट इशू कर रहे हो, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, वो जो भी रिपोर्ट है वो अप्रोप्रिएट है, वो ट्रू एंड करेक्ट है, मतलब आपके हिसाब से आपकी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज। अप्रोप्रिएट एक सब्जेक्टिव चीज हो गई, ठीक है। इसमें एक कोई फॉर्मेट नहीं दिया हुआ है ICAI ने कि इसी में आपको सब चीजें करना है, ठीक है। फॉर्मेट कुछ चीजों के डिफाइंड है, जैसे ऑडिटर्स, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट है, एंगेजमेंट लेटर, इन सबके फॉर्मेट डिसाइडेड है, पर आप जो उसमें आपको ओपिनियन दे रहे हो वो अप्रोप्रिएट है, ठीक है। आपके कंक्लूजन पे जब आप अराइव हुए हो आफ्टर अप्लाइंग प्रोफेशनल जजमेंट्स, तो वो आप डिटरमाइन करा है आपने सही से, एंड दैट आर अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल शुड कंसिस्ट पॉलिसीज डिजाइन टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? सबसे पहला तो फर्म, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला तो फर्म जो है वो फर्म और उसके लोग जितने भी है, पार्टनर्स हैं, पर्सनल्स हैं, अदर आर्टिकल्स हैं, जितने भी लोग हैं वो सब कंप्लायंस कर रहे हैं प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का, लॉज एंड रेगुलेशंस का, और जो रिपोर्ट इशू कर रहे हैं वो दैट इज अप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव कब अचीव हो पाएगा? जब आप SQC1 का कंप्लायंस करोगे। ओके, तो अपन ने देखो इजी लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है मैंने आपके लिए, जब आपको लास्ट डे जब रिवीजन करोगे ना, तब आपको बहुत हेल्प होगी इसको पढ़ के। SQC1 कहता है कि CA फर्म को क्वालिटी कंट्रोल एस्टेब्लिश करना है, जिससे ये इंश्योर हो कि फर्म के सारे लोग प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, एंड सही से रिपोर्ट इशू करें, अप्रोप्रिएट रिपोर्ट इशू करें। ओके, ठीक है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं एलिमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। एलिमेंट मतलब क्या, तत्व, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल क्या बोलता है? सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल शुड इंक्लूड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एड्रेसिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ठीक है। एड्रेसिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, वेट, ओके। तो क्या 6 एलिमेंट्स, मतलब आप सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल जब बनाओगे, जब आप आपकी फर्म के गिरेबान में जाओगे और आपको कुछ चीजें सुधारनी होगी, तो उन चीजों को सुधारने के लिए आपकी फर्म में 6 चीजें होनी चाहिए, ठीक है। 6 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहली है लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन फर्म, ठीक है। लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए लोगों की, मैनेजिंग पार्टनर्स की, कि फर्म में क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करके रखना है, उनको क्वालिटी वर्क प्रोवाइड करना है टू द क्लाइंट्स ऑफ द फर्म,
ठीक है। सेकंड चीज मॉनिटरिंग, जो भी आप काम कर रहे हो उसको प्रॉपरली मॉनिटर होगा, और जो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है, जो भी सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल फॉर्म में डिजाइन किया हुआ है, वो सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल आप इमेजिन करो, एक फॉर्म, उसके अंदर एक क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर है, उसके अंदर एक पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिफाइंड है कि किस काम को कैसे करना है। तो उसको मॉनिटर करना कि क्या वो सही से चल रहा है, ऑपरेट कर रहा है इफेक्टिवली, रेलेवेंट है, एडिक्वेट है कि नहीं, सफिशिएंट है कि नहीं, ये चीजें इंश्योर करना मॉनिटरिंग में आएगा। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, जब भी आपको एंगेजमेंट में इन्वॉल्व होगे तो उस एंगेजमेंट का प्रॉपर्ली रिव्यू हो रहा है कि नहीं, एक EQCR पॉइंट होता है, आगे जाके अपन डिस्कस करेंगे, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। तो उस एंगेजमेंट का सही से रिव्यू हो रहा है नहीं, आपने किसी चीज में आप उलझ गए थे तो कोई आपने आउटसाइड कंसल्टेशन ली है क्या, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करेंगे। एथिकल रिक्वायरमेंट्स का कंप्लायंस करना है आपको, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मॉनिटरिंग, एंगेजमेंट, परफॉर्मेंस, एथिकल रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, ठीक है, एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट। तो आपको समझना है, आपको इवेल्युएट करना है कि आपको क्लाइंट के साथ एंगेजमेंट में इन्वॉल्व होना है, क्लाइंट कैसा है, आपको उस चीज में आपको डिटरमाइन करना है कि कोई थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस तो नहीं है, कोई इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट कहीं अनफेयर डीलिंग्स में इन्वॉल्व तो नहीं है। तो उस केस में आपको इवेल्युएट करना है कि क्या आपको उस एंगेजमेंट में इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं, ठीक है। आप ह्यूमन रिसोर्सेज पर आपको काम करना है, आपको देखना है कि आपकी फर्म में जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी आर्टिकल्स है, जो भी पार्टनर्स है, वेदर दे आर एफिशिएंट इनफ टू परफॉर्म द एंगेजमेंट्स, ताकि वो ऑडिट सही से कर पाए या नहीं, वो कैपेबल है या नहीं, वो कॉम्पिटेंट है या नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ये छह चीजें आपको बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और आपको इनको याद करना है, ठीक है। तो इन चीजों को याद करने के लिए आप क्या करोगे, इन चीजों को याद करने के लिए मैंने आपके लिए निमोनिक बनाया है, ठीक है। तो इसमें कोई लॉजिक मत ढूंढना, मैजिक होता है। निमोनिक ऐसा है कि हील मी, ठीक है। तो हील मी मतलब क्या हुआ कि अगर सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रहेगा तो फर्म प्रोटेक्टेड रहेगी, प्रोटेक्टेड रहेगी तो उसके लिए हील मी, ठीक है। क्या डस रहे हो, ऐसा ऐसा नहीं है, डस नहीं रहा हूँ। याद करने के लिए ऐसे ही कुछ कुछ करना पड़ता है, और ऑडिट में आपको मैंने बताया ना, आपको याद करनी पड़ेगी चीजें, एक मतलब समझो समझाने के लिए बैठे हुए हैं, पर आपको अल्टीमेटली याद ही करना है। तो एच एच मतलब human resource, E, ethical requirements, A, acceptance and continuance of client relationship and specific engagements, L, leadership responsibility, M, M is for monitoring and E, engagement performance, ठीक है। अब ये थोड़ा सा नहीं नहीं याद रहे तो उसके लिए एक और निमोनिक बनाया है। नेक्स्ट है HR के लीडर ने, ठीक है। तो क्या क्या लिखा हुआ है, HR के लीडर ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो HR आ गया ह्यूमन रिसोर्स, HR के लीडर ने एक्सेप्ट किया कि उसे लोगों को एथिक्स सिखाना है एंड सबके साथ एंगेज रहना है एंड मॉनिटर करना है। वाह क्या बात है, ठीक है। तो HR ह्यूमन रिसोर्स के लीडर ने, एक्सेप्ट किया कि उसे लोगों को उसको एथिक्स सिखाना है, लोगों को के साथ एंगेज रहना है और मॉनिटर करना है। HR के लीडर ने एक्सेप्ट किया कि उसे लोगों को एथिक्स सिखाना है, ठीक है, एथिक्स सिखाना है और उनको मॉनिटर करना है और उन लोगों के साथ एंगेज रहना है। वाह क्या बात है, याद हो गया, ठीक है, मुझे याद हो गया यार, तुमको भी हो जाएगा। सबसे पहली सबसे पहला एलिमेंट अपन डिस्कस करते हैं, एक एक करके 6 एलिमेंट डिस्कस होंगे और SQC1 खत्म। बहुत सिंपल है यार, एकदम सिंपल बना के पढ़ेंगे, ठीक है। लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन फॉर्म। ओहो, इसमें क्या होगा, इसमें ये लिखा होगा जो अपन अंडरस्टैंडिंग में मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। फर्म में ऐसा कल्चर बन जाए कि सबको ये बात समझ आ जाए कि सारी एंगेजमेंट में क्वालिटी ऑफ वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फर्म में ऐसा कल्चर बन जाना चाहिए, इसे रगों में घुस जाना चाहिए लोगों के कि हमें क्वालिटी ऑफ वर्क प्रोवाइड करना है अपने क्लाइंट्स को। सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, QC मतलब क्वालिटी कंट्रोल की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म के मैनेजिंग पार्टनर की रहेगी। मैनेजिंग पार्टनर या कोई भी CEO लेवल का बंदा है, ठीक है, तो उन लोगों की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करने की रहेगी। और ये पार्टनर्स जिसको भी असाइन करेंगे, ठीक है, वो पार्टनर जिसको असाइन किया है कि भाई तुझे क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करते हुए चलना है, तुझे इसके ऑपरेशंस के लिए मैंने डिप्लॉय किया हुआ है, तो जिसको भी असाइन किया फॉर कंप्लायंस ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, दे शैल बी एक्सपीरियंस इनफ एंड अकाउंटेबल फॉर देयर वर्क, ठीक है, एक्सपीरियंस होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए टू अज्यूम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो अपन इसको मॉड्यूल की लैंग्वेज में पढ़ेंगे। SQC1 requires firm to establish policies and procedures to promote an internal culture, ठीक है। तो ऐसा कल्चर बन जाना चाहिए, लोगों को ऐसा रगों में घुस जाना चाहिए कि यार मुझे क्वालिटी ऑफ वर्क ही प्रोवाइड करना है अपने क्लाइंट को। भले मुझे मुझे ऐसा अज्यूम करना है कि मेरा खुद का क्लाइंट है, अगर मैं आर्टिकल भी हूँ, अगर मैं फर्म का एक एम्प्लॉय भी हूँ, तो मुझे अज्यूम करना है कि मेरा खुद का क्लाइंट है। आई हैव देयर शुड बी इंटरनल कल्चर विद इन द फर्म कि मुझे क्वालिटी वर्क प्रोवाइड करना है बेस्ड ऑन द रिकॉग्निशन दैट क्वालिटी इज एसेंशियल। आपको रिकॉग्नाइज करना है, ये चीज का महत्व समझना है, quality is essential in performing engagements, ठीक है। Such policies and procedures should require firm CEO and managing partner to assume ultimate responsibility,
ठीक है। तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपन ने बात करी थी किसकी है, फर्म के मैनेजिंग पार्टनर की, या फिर फर्म में अगर कोई सीईओ है, जनरली नहीं रहता है, अपन मैनेजिंग पार्टनर ही इसमें समझेंगे। ठीक है। तो कोई बड़ी फर्म्स होती है उसमें सीईओ भी अपॉइंट करते हैं, पर फर्म के मैनेजिंग पार्टनर या फिर सीईओ की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी फॉर सच पॉलिसीज प्रोसीजर्स फॉर फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है। तो जो एग्जाम्पल लीडरशिप सेट करेगी वो इनर कल्चर में घुस जाएगा, और जिसकी वजह से हाई क्वालिटी ऑडिट वर्क हो पाएगा। द एग्जाम्पल सेट बाय फर्म्स लीडरशिप एनकरेजेस एन इनर कल्चर दैट अलाउज हाई क्वालिटी ऑडिट वर्क। ठीक है। फर्दर पर्सन्स असाइंड फॉर ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फर्म्स सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल बाय फर्म सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर। ठीक है। तो वो क्या होता है कि जो भी मैनेजिंग पार्टनर रहेगा वो रिस्पेक्टिव एंगेजमेंट्स के लिए वो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज करेगा। ठीक है। तो इसमें देखोगे आप। ठीक है। तो ये मैनेजिंग पार्टनर है, ये अलग अलग पार्टनर्स ऑफ द फर्म है। इस पार्टनर को एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, इस पार्टनर को इसके एंगेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, इस पार्टनर को टैक्सेशन रिलेटेड मैटर्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि तुझे वहां पर क्वालिटी मेंटेन करना है, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि तुझे फाइनेंस रिलेटेड कोई भी काम आया तो उस पर क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करना है। तो जो भी ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप जिसको दे रहे हो, ठीक है, शुड हैव सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस, एबिलिटी एंड नेसेसरी ऑथोरिटी टू अज्यूम दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी भी इंसान को काम देते हो, किसी भी इंसान को कोई काम देते हो, तो आपको ये सबसे पहले डिटरमाइन करना है कि भाई ये काम को निभा पाएगा कि नहीं, वेदर ही इज एक्सपीरियंस, वेदर ही इज कैपेबल टू अज्यूम दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या वो अकाउंटेबल है, क्या वो जिम्मेदारी समझता है। सिंपल सी बात है। आप देखो, सबसे पहले अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजिंग पार्टनर की, और नेक्स्ट सबऑर्डिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी माने तो वो उस पार्टनर की है जो जिसको असाइन किया हो गया है रोल। ओके। ये आपको होप्स आपको समझ में आएगा। टिप है, रिमेंबर बोल्डेड वर्ड्स, सब सारे टॉपिक में ये टिप है, अप्लीकेबल है, सब जगह नहीं लिखूंगा, एक जगह लिखूंगा, आपको समझ लेना है। ठीक है। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग। ठीक है। तो मैंने इसका सीक्वेंस चेंज किया है, पर आप इस सीक्वेंस में पढ़ना, सीक्वेंस इसलिए चेंज किया है क्योंकि मुझे कुछ रिक्वायरमेंट लगी थी, आप समझ जाओ बस। ठीक है। फर्म शुड एंश्योर दैट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू, मतलब सीक्वेंस चेंज करने में कुछ इंपैक्ट नहीं होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप समझना, सबसे पहला अपन ने निमोनिक बना ही लिया है, एचआर ने एक्सेप्ट, एचआर के लीडर ने एक्सेप्ट किया है कि उसे लोगों को एथिक्स सिखाना है, एंगेज रहना है, और एंगेज रहना है और मॉनिटर करना है। ओके। तो मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग में क्या अंडरस्टैंड में लिखा है, सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो भी पॉलिसीज बनाई है, ठीक है, जो भी एसक्यूसी बनाया है वो अप्रोप्रिएट एंड सफिशिएंट होना चाहिए। एंड फर्म को उनका कंप्लायंस करना है, फर्म को उसका कंप्लायंस करना है, और उन पॉलिसी में फर्म की और फर्म के कंप्लीटेड एंगेजमेंट की, फर्म ने जो भी एंगेजमेंट कंप्लीट करे उनके एवेल्युएट करने की, उनको रिव्यू करने की मेथोडोलॉजी डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है। तो मॉनिटर कब होगा, मॉनिटर का मतलब ये होता है कि आप जो काम हो चुका उसको एक बार देखो, और जो चल रहा है ऑपरेटिंग, जो चल रहा है इन प्रोसेस से, उसको मॉनिटर करते रहो कि क्या ये सही से हो पा रहा है कि नहीं, क्या इसका एंड रिजल्ट सही आएगा कि नहीं। तो ये मॉनिटरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। फर्म शुड एंश्योर दैट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल आर रेलेवेंट। क्या बात है, रेलेवेंट है। ठीक है। वो एक मतलब वो सच वो है कि नहीं, एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वो रेलेवेंट है कि नहीं, एडिक्वेट है, सफिशिएंट है या नहीं। ठीक है। तो रेलेवेंट मतलब इंपॉर्टेंट है कि नहीं, इररिलेवेंट तो नहीं है, कुछ भी सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल बनाया हुआ है आपने। ठीक है। तो वो विद रिस्पेक्ट टू, मतलब उसको डायरेक्टली रिलेट करते हैं कि नहीं, तो रिलेवेंट है या नहीं, एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट है या नहीं, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, क्या बात है, काम कर रहे हैं या नहीं, आपने बना तो दिए सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, पॉलिसी प्रोसीजर्स बना दिए, लोग उसका यूज कर रहे हैं कि नहीं, तो ये आपको देखना है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली एंड कंप्लाइड विद। ठीक है। तो चार बहुत इंपॉर्टेंट बातें, रेलेवेंट है, एडिक्वेट है, एडिक्वेट होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, ऑपरेट करना चाहिए इफेक्टिवली, एंड कंप्लाइड, लोग उसका कंप्लायंस कर रहे हैं कि नहीं, और वो सही से इन एग्जिस्टेंस है या नहीं। ओके। तो सच पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स शुड इंक्लूड ऑनगोइंग कंसिडरेशन एंड एवेल्यूएशन ऑफ फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है। तो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऐसे होना चाहिए कि आपको जो सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है वो ऑनगोइंग, उसको लोग कंसिडर करते हुए चले, और उसको इवेल्युएट करते हुए चले, उसको मॉनिटर करते हुए चले, including a periodic inspection of a selected complete engagements। ठीक है। periodic inspection of selection of completed engagements, कुछ एंगेजमेंट से कुछ काम कंप्लीट हो चुका है, उनको अपन उठाएंगे, उनको रिव्यू करेगा कोई फर्म का एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, या फिर कोई भी एंगेजमेंट पार्टनर उसको रिव्यू करेगा कि क्या ये काम सही से हुआ था या नहीं, अगर हुआ था तो अच्छी बात है, उसको आगे भी इंप्लीमेंट करेंगे, उसको बेंचमार्क करेंगे, और अगर नहीं हुआ था तो क्या गलतियां थी उसको लोगों को रिमाइंड करेंगे, ताकि आने वाले एंगेजमेंट्स में अपन ये गलती ना करें, फॉर्म के जो भी पर्सनल है वो ये गलती ना करें। ओके। क्या बात है यार, दो एलिमेंट्स अपन ने डिस्कस कर लिए, सिर्फ चार एलिमेंट बचे हैं, फटाफट डिस्कस कर लेंगे। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस क्या होता है, आप कोई भी एंगेजमेंट में इन्वॉल्व हो रही हो, आपकी फर्म कोई भी एंगेजमेंट में इन्वॉल्व हो रही है, भले वो अश्योरेंस एंगेजमेंट है, लिमिटेड रिव्यू एंगेजमेंट है, कोई भी अदर सर्विस एंगेजमेंट है, तो क्या उसमें आपको
सही सर्विसेज प्रोवाइड करने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो आपने किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करी है, क्या प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपने करा है, क्या उस एंगेजमेंट का रिव्यू हुआ है, क्या उस डॉक्यूमेंट में उस एंगेजमेंट के लिए आपने कोई एक्सटर्नल कंसल्टेशन प्रोवाइड करी है। तो आपको इंश्योर करना है कि सही परफॉर्म करो आप कोई भी एंगेजमेंट में अगर आप इन्वॉल्व होते हो तो। ठीक है, तो अपन पहले इसको एक इजी लैंग्वेज में समझते हैं, थोड़ा सा बड़ा है पर कंटेंट इजी है एकदम, आप समझ लें। ठीक है, फर्म को अब देखो यार, मॉड्यूल की लैंग्वेज अगर उठानी पड़ती है ना, तो सभी उठाना पड़ता है, क्योंकि मॉड्यूल में सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा कंटेंट बड़ा लगेगा, बट इट इज रेलेवेंट। ठीक है, अपने ऊपर डिस्कस करा था ना कि सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रेलेवेंट होना चाहिए, दिस इज ऑल्सो रेलेवेंट। फर्म को एंगेजमेंट में क्वालिटी वर्क करना है। ठीक है, एंगेजमेंट में क्वालिटी एकदम क्वालिटी झकास काम करके देना है, उसके लिए फर्म को एक्सटर्नल कंसल्टेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। और एंगेजमेंट की परफॉर्मेंस के लिए EQCR, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, EQCR डेजिग्नेट करना है फर्म में, जो एंगेजमेंट का रिव्यू करेगा। ठीक है, तो जो भी एंगेजमेंट में आप एंगेजमेंट मतलब वो सगाई नहीं, एंगेजमेंट जो ऑडिट एंगेजमेंट में आप इन्वॉल्व हो उसका रिव्यू करेगा। ऑडिट एंगेजमेंट के डॉक्यूमेंटेशन को मिनिमम 7 ईयर्स तक रिटेन करके रखना है। या सिंपल भाषा में समझ में आया ना आपको कि क्वालिटी वर्क प्रोवाइड करना है, झकास काम करके प्रोवाइड करना है। आपको लोगों की राय भी लेनी पड़ सकती है, आपको लोगों को कंसल्टेशन लेनी पड़ सकती है, एडवाइस लेनी पड़ सकती है, जहां पर भी आप उलझते हो, जहां पर भी डिफिकल्ट मैटर्स में आप इन्वॉल्व होते हो। ठीक है, और आपको EQCR डेजिग्नेट करना है, जो फर्म के एंगेजमेंट का रिव्यू करेगा, और ऑडिट एंगेजमेंट के जो भी डॉक्यूमेंटेशन रहेंगे उनको 7 साल तक मिनिमम आपको रिटेन करके रखना पड़ेगा, और अदरवाइज रिक्वायर्ड जो अपन आगे जाके डिस्कस करेंगे। कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। ठीक है, कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी, क्वालिटी आपको प्रोवाइड करना है, इज अचीव थ्रू ब्रीफिंग द एंगेजमेंट टीम्स। ठीक है, जो भी ऑडिट है, मतलब आप समझ लो कि 5 लोगों की ऑडिट टीम है, 5 लोगों की टीम है जो ऑडिट करने जा रही है, उन लोगों को क्या बातें बतानी है। ठीक है, उन लोगों को 5 बातें बतानी है, उन लोगों को 5 बहुत इंपॉर्टेंट बातें बतानी है। ठीक है, तो 5 लोग हैं, 5 लोग हैं, अब वो 5 लोग का नाम आप कुछ भी अज्यूम कर लो, ABCDE। ठीक है, ये 5 लोग हैं, एक ऑडिट करने जा रहे हैं, इन लोगों को आपको 5 बातें बतानी है। क्या 5 बातें बतानी है? डिपो, डिपो। अब देखो क्या है। ठीक है, तो डिपो, अब DEPOT, डिपो जो है, ऐसा, आप इसको याद करने के लिए, इन 5 बातों को याद करने के लिए मैंने आपके लिए निमोनिक बनाया है डिपो। एक एंगेजमेंट है, ठीक है, किसी की सगाई हो रही थी, एंगेजमेंट वो कहां पर हो रही थी? डिपो में हो रही थी। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, किसी की सगाई हो रही थी, वो कहां पर हो रही थी? डिपो में हो रही थी। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी ऑफ एंगेजमेंट परफॉर्मेंसेस अचीव्ड थ्रू ब्रीफ। ऐसा ही होता है यार, ऐसे लॉजिक में ढूंढना, लॉजिक ढूंढने जाओगे ना तो चीजें याद नहीं रहेगी। अब आप बस रट लो चीजें, डिपो। ठीक है, तो एंगेजमेंट क्वालिटी, एंगेजमेंट कब प्रोवाइड कर पाओगे आप लोगों को बताओगे, क्या 5 बातें बताओगे? सबसे पहली, देयर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ओ कवर्ड हो गया। ठीक है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनको किस तरीके से मतलब एंगेजमेंट जो करना है, ऑडिट एंगेजमेंट है तो ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड करना है टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, टू द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है। प्रोसेसेस फॉर कंप्लाइंग विद एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। ठीक है, जो भी एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स है, ई यहाँ पर कवर हो गया, DE। ठीक है, ई कवर हो गया। तो कंप्लायंस विद द एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, जो भी स्टैंडर्ड्स है, जो भी अपन ने बात करी ना, SA 210, SA 220, SQ7, ये स्टैंडर्ड्स कंप्लायंस करना है आपको। प्रोसेसेस फॉर एंगेजमेंट सुपरविजन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो एंगेजमेंट सुपरविजन एंड ट्रेनिंग की क्या क्या प्रोसेसेस है उनको आपको डिफाइन करना है, आपको उनको उनको बताना है, ब्रीफ करना है एंगेजमेंट टीम को, ABCDE, जो 5 लोग ऑडिट करने जा रहे हैं ना, उनको पहले ये चीजें बताना है। मेथड्स फॉर रिव्यूइंग परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। ठीक है, उनको मेथड्स बताना है कि आपको जब भी आप काम कर लोगे उसको रिव्यू कैसे करना है। तो मतलब A अगर कुछ काम कर रहा है, तो ऐसा क्रॉस फंक्शनल काम होता है ना, तो A अगर कुछ काम कर रहा है तो B उसके काम को रिव्यू करेगा। तो आपको एक कुछ ऐसी मेथड्स बतानी है उनको कि आप, वो हर फर्म की सब्जेक्टिव अलग अलग मेथड्स हो सकती है, A का काम B रिव्यू करेगा, B का काम C रिव्यू करेगा, तो ऐसे हर बंदा एक दूसरे का काम रिव्यू करेगा, तो देयर शुड बी प्रॉपर्ली, वर्क शुड बी रिव्यूड, एंड उसके बाद फाइनल डिलीवरी होनी चाहिए टू द क्लाइंट। ठीक है, मेथड्स ऑफ रिव्यूइंग परफॉर्मेंस ऑफ वर्क, अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वर्क परफॉर्म, डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। SA 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है, जहां पर वो बताता है कि ऑडिटर को अपने जो भी काम परफॉर्म कर रहा है उसके वर्किंग पेपर्स बना के रखने हैं। ठीक है, उसके वर्किंग पेपर्स होने चाहिए, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने कुछ काम कर दिया, उसका कोई बैकअप ही नहीं है, आपने ओपिनियन प्रोवाइड कर दिया, उसका कोई वो ही नहीं है, बैकअप ही नहीं है कि आपने किस बेसिस पे ओपिनियन प्रोवाइड करा। ठीक है, तो आपने कंक्लूजन अराइव करे, आपने कुछ एनालिसिस किया, तो उस सब के डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्ली मेंटेन होने चाहिए। ओके, तो कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी ऑफ एंगेजमेंट परफॉर्मेंस कैसे आएगी? जब आप 5 लोगों को जो ऑडिट करने जा रहे हैं उनको 5 बातें बताओगे। ठीक है, 5 लोगों को 5 बातें बताएंगे। डिपो, डी मतलब डॉक्यूमेंटेशन, ई मतलब एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स के बारे में बताओगे, उनकी प्रोसेसेस कैसी है, कैसे कंप्लाई करना है एंगेजमेंट स्टैंडर्ड से। पी मतलब आपको जो परफॉर्मेंस, वर्क परफॉर्मेंस कैसे, मतलब
रिव्यू कैसे करना है जो भी आप काम कर रहे हो उसको, और ओ मतलब ऑब्जेक्टिव्स बताना है, एंड टी मतलब ट्रेनिंग, जो सुपरविजन एंड ट्रेनिंग होगी उसकी प्रोसेसेस एंगेजमेंट टीम को आपको बताना है, 5 लोगों को 5 बातें बताना है। ओके, नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं कंसल्टेशन। कंसल्टेशन टेक प्लेस इन डिफिकल्ट एंड कंटेंशियस मैटर्स पर्टेनिंग टू एन एंगेजमेंट। ठीक है, डिफिकल्ट एंड कंटेंशियस मैटर्स, कंटेंशियस मतलब कोई ऐसा मैटर जो रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो आप मिलकर। ठीक है, और कंटेंशियस कंसल्टेशन इंक्लूड्स डिस्कशन एट एन अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल लेवल। ठीक है, आपको किसी से एडवाइस लेनी है, आप कहीं उलझ गए हो, विद इंडिविजुअल्स विद इन और आउटसाइड द फर्म। ठीक है, तो फर्म में भी कोई एक्सपर्ट होंगे, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज। ठीक है, आप ऑडिट कर रहे हो पर उसमें टैक्स का कुछ ट्रांजेक्शन आया तो आप टैक्स वाले स्पेसिफिक पार्टनर है उससे आप कंसल्टेशन प्रोवाइड करोगे, लेने की कोशिश करोगे। अगर आपकी फर्म ऑडिट स्पेसिफिक फर्म है तो उस केस में आप कोई आउटसाइड कंसल्टेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करोगे, जहां पर लेने की कोशिश करोगे, जहां पर आप कोई टैक्स एक्सपर्ट से एक कंसल्टेशन लोगे कि मुझे इस चीज पर गाइड करो। हु हैव स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज। ठीक है, तो अपने एक्सपर्ट की बात करी तो रिजॉल्व ए डिफिकल्ट एंड कंटेंशियस मैटर। A firm needing to consult externally may take advantage of advisory services। ठीक है, advisory services ले सकते हो, बिग फोर से एडवाइजरी ले सकते हो, प्रोवाइडेड बाय अदर फर्म्स। ठीक है, बिग फोर फर्म्स हो गई, और भी फर्म्स है जो एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और प्रोफेशनल और रेगुलेटरी बॉडीज। ठीक है, जो प्रोफेशनल है, कोई रेगुलेटरी बॉडीज है, उनको उनसे आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, ले सकते हो, उनसे आप सर्विसेज अवेल कर सकते हो। ठीक है, कंसल्टेशन, जहां भी कुछ मैटर में आप उलझते हो कंसल्टेशन ले लो। ठीक है, नेक्स्ट है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। ठीक है, तो इस टॉपिक के 3 पार्ट है, सबसे पहला इंट्रोडक्टरी, सेकंड इज कंसल्टेशन, थर्ड इज एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, और फोर जो है वो इसी का सब पार्ट है, वो एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन की बात करता है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट जजमेंट्स मेड इन एंगेजमेंट, सिग्निफिकेंट जजमेंट्स जो आपने लिए, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो आपने लिए, शुड बी रिव्यूड बाय एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, ईक्यूसीआर को वो सारे जो भी जजमेंट्स लिए हैं उनको रिव्यू करना है, फॉर टेकिंग एन ऑब्जेक्टिव व्यू बिफोर द रिपोर्ट इज इशूड। बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी आप सिग्निफिकेंट जजमेंट्स लेते हो इस काम को करते टाइम, ऑडिट को करते टाइम, तो उस केस में आपको एक एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर का एक ओपिनियन लेना है, वो उसको रिव्यू करेगा, उसके बाद और एक ऑब्जेक्टिव व्यू प्रोवाइड करेगा कि ठीक है आप ये रिपोर्ट इशू कर सकते हो। रिपोर्ट इशू करने से पहले उसको उससे ये जजमेंट लेना है, उसको रिव्यू करवाना है अपने को, जो भी अपने जजमेंट लिया है, जो भी सिग्निफिकेंट जजमेंट है। सिग्निफिकेंट एक सब्जेक्टिव चीज होगी जो आपको डिफाइन करना है कि वेदर इट शुड बी सिग्निफिकेंट, या फिर ईक्यूसीआर खुद चूज करेगा कि उसको करना है या नहीं। ठीक है, द एक्सटेंट ऑफ रिव्यू, ठीक है, किस टाइप से उसको रिव्यू करना है, डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंगेजमेंट एंड रिस्क दैट रिपोर्ट माइट नॉट बी अप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है समझना, उसको रिव्यू करना है। ईक्यूसीआर जो है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, उसको एंगेजमेंट जो भी ऐसा सिग्निफिकेंट जजमेंट आपने लिया उसको रिव्यू करना है, और जहां पर भी उसको ऐसा लगता है कि कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है, उस चीज पर डिपेंड करता है कि उसका रिव्यू का एक्सटेंट कितना होगा, उसको कितना अच्छे से इन डेप्थ रिव्यू करना होगा। ठीक है, या फिर कितना रिस्क है कि रिपोर्ट कहीं गलत ना चल जाए, उस चीज का कितना रिस्क है। तो 2 बात है, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है और रिस्क कितना है कि रिपोर्ट गलत ना चल जाए। उस केस पे उसका रिव्यू का एक्सटेंट डिपेंड करेगा कि उसको रिव्यू इन डिटेल करना है या थोड़ा ऊपर ऊपर से भी करके चला सकता है। रिव्यू डज नॉट रिड्यूस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर। ठीक है, तो एंगेजमेंट पार्टनर जो ऑडिट करने जा रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं भी कम नहीं हो जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एंगेजमेंट पार्टनर को पता है कि बाद में रिव्यू होगा, उसमें गलती पकड़ में आई जाएगी, तो मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से अपना ऑडिट को करता जाऊं। ठीक है, मैं क्वालिटी अज्यूम ना करूं, मैं क्वालिटी जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अज्यूम ना करूं। तो ऐसा नहीं करना, एंगेजमेंट पार्टनर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करना है, उसको क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, जो भी फॉर्म का सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है उनको फॉलो करना है। पर एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर इज सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो रिव्यूअर है वो रिव्यू करेगा, फर्स्ट लाइन जो फर्स्ट कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंगेजमेंट पार्टनर की है। EQCR is mandatory for all audit of financial statements of listed entities। बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी लिस्टेड एंटिटीज होगी उसमें EQCR मैंडेटरी है। ठीक है, तो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होना, कोई भी लिस्टेड कंपनी का के फाइनेंशियल्स का ऑडिट हुआ है, आपकी फर्म है, कोई भी लिस्टेड कंपनी, फॉर एग्जांपल रिलायंस का ऑडिट करती है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो उस केस में एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर एंगेजमेंट्स फर्म डिफाइन करेगी क्राइटेरिया टू डिटरमाइन केसेस रिक्वायरिंग परफॉर्मेंस ऑफ एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। फर्म खुद डिसाइड करेगी अदर एंगेजमेंट्स में कि उसको EQCR करना है या नहीं। वो डिफाइन कर देगी कि अगर कोई ऑडिट है जिस कंपनी, अगर कोई क्लाइंट का ऑडिट है, उस क्लाइंट का टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ज्यादा है, तो फर्म अपने हिसाब से कोई भी क्राइटेरिया डिसाइड कर सकती है कि किस एंगेजमेंट में EQCR होना चाहिए, किस एंगेजमेंट में नहीं। ओके, देयर माइट बी डिफरेंसेस ओपिनियन, कई बार ऐसा होगा जहां पर एंगेजमेंट टीम कुछ और बात करेगी, कंसल्टेशन वाले कुछ और बात करेंगे, EQCR कुछ और ओपिनियन देगा, एंगेजमेंट पार्टनर कुछ और बातें करेगा। ठीक है, तो जब
ऐसा कहीं उलझन हो जाए ना जहां पर लोग भिड़ने लग जाए, जहां पर लोग डिबेट करें कि यार नहीं ये बात सही है वो बात सही है, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि रिपोर्ट तभी इशू होगी, रिपोर्ट टू बी इशूड आफ्टर रेजोल्यूशन ऑफ सच डिफरेंसेस। ठीक है, तो जहां पर भी डिफरेंसेस ओपिनियन आता है, किस किस के बीच आएगा, किस किस के बीच आएगा, एंगेजमेंट टीम, those who consulted between engagement partner and EQCR। ठीक है, तो कंसल्टेशन वाले लोग, EQCR, एंगेजमेंट टीम, एंगेजमेंट पार्टनर, इनके बीच में कहीं भी डिफरेंस इन ओपिनियन आता है तो पहले उस ओपिनियन जो भी डिफरेंसेस आया उसको रिजॉल्व करो, उसके बाद रिपोर्ट को इशू करना, ध्यान रखना। ठीक है, इन केस रिकमेंडेशन ऑफ EQCR आर नॉट एक्सेप्टेड बाय एंगेजमेंट पार्टनर। ठीक है, तो रिव्यूअर आया वो कुछ और ज्ञान देने लगा, एंगेजमेंट पार्टनर को बात जमी नहीं। रिव्यूअर आया वो कुछ और बात ज्ञान देने लगा, एंगेजमेंट पार्टनर को बात जमी नहीं। ठीक है, एंड मैटर इज नॉट रिजॉल्व टू द इक्यूसीआर सेटिस्फेक्शन। इक्यूसीआर रिव्यूअर है, देखो उसको सेटिस्फेक्शन मिलना जरूरी है, तो अगर उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाया, मैटर रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो मैटर शुड बी रिजॉल्व बाय फॉलोइंग एस्टेब्लिश पॉलिसीज प्रोसीजर्स ऑफ द फर्म बाय कंसल्टिंग इन अदर प्रैक्टिशनर विद अदर प्रैक्टिशनर और फर्म और एनी प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी। पार्टनर ने बोला कि ये बात मानना है, इक्यूसीआर बोल रहा है नहीं ये गलत है। ठीक है, तो उस केस में दोनों भिड़ गए, दोनों लड़ लिए, इसने उसके थप्पड़ मारा, उसने इसके थप्पड़ मारा। ठीक है ऐसा होगा नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो इक्यूसीआर और पार्टनर, एंगेजमेंट पार्टनर दोनों एक दूसरे की बात नहीं मान रहे हैं, इक्यूसीआर सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में एक एक्सटर्नल कंसल्टेशन अपन ले सकते हैं, या फिर इनर मतलब इंटरनल कंसल्टेशन भी आप ले सकते हो। एक्सटर्नल कंसल्टेशन में आप किसी और प्रैक्टिशनर या फर्म से डिस्कस करते हो, एडवाइस ले सकते हो। अगर उनकी एडवाइस से काम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, पर डिफरेंस इन ओपिनियन है तो उसको रिजॉल्व करने के बाद ही आपको रिपोर्ट को इशू करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या बात करी, अपन ने बात करी कि कोई भी सिग्निफिकेंट जजमेंट होगा तो इक्यूसीआर का रिव्यू मैंडेटरी है। लिस्टेड कंपनीज के केस में इक्यूसीआर का रिव्यू मैंडेटरी है। ठीक है, रिव्यू अगर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है समझना, अगर रिव्यू हो रहा है तो ये चीज से कहीं भी एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं हो जाती है, डज नॉट रिड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर। ठीक है, इक्यूसीआर इज मैंडेटरी फॉर लिस्टेड एंटिटीज, अपन ने बात करी। अदर एंगेजमेंट्स के लिए क्राइटेरिया डिफाइन करेगी फॉर्म, जहां भी डिफरेंस इन ओपिनियन आता है वहां पर ओपिनियन जो भी डिफरेंसेस है उसको रिजॉल्व करो, उसके बाद रिपोर्ट इशू करना। ठीक है, जहां पर भी इक्यूसीआर, ठीक है, इक्यूसीआर की कोई बात एंगेजमेंट पार्टनर नहीं मानता है तो इक्यूसीआर सेटिस्फाई नहीं होगा, इक्यूसीआर अगर सेटिस्फाई नहीं होता तो एक्सटर्नल या फिर इंटरनल कंसल्टेशन ले लो, कंसल्टेशन अवेल करो, सर्विसेज अवेल करो, देन प्रोसीड विद द एंगेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर एंगेजमेंट टीम्स टू कंप्लीट असेंबली ऑफ फाइनल एंगेजमेंट फाइल्स ऑन अ टाइमली बेसिस एंड आफ्टर एंगेजमेंट रिपोर्ट हैव बीन फाइनलाइज्ड। ऑडिट रिपोर्ट बन गई। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट बनने के बाद जो भी एंगेजमेंट में आप इन्वॉल्व थे उस एंगेजमेंट के जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उनको कंप्लीट करना है, उनको प्रिपेयर करके रखना है, उनको असेंबल करना है और उनको एक बंडल बना के रख देना है, अगर फिजिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, और अगर सॉफ्ट में डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, लैपटॉप में डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, तो उनको एक प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन एक फोल्डर बना के रखना है। और आपको आप कभी भी ऑडिट करोगे, आप आर्टिकलशिप में जाओगे, तब आपको ध्यान रखना है कि आप जिस भी ऑडिट में इन्वॉल्व हो उसका एक अलग फोल्डर बना रहता है, तो सारे डॉक्यूमेंटेशन उसमें अवेलेबल होने चाहिए और कंप्लीट सेंस में होना चाहिए। ठीक है, तो अपन ने ऊपर बात करी थी ना कि अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वर्क परफॉर्म, तो ऐसे 230 में भी अपन आगे जाके डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है। असेंबली ऑफ एंगेजमेंट फाइल्स शुड बी कंप्लीट in not more than 60 days after the auditor's report in case of audit engagement and other cases within the limit appropriate to the engagement। ठीक है, तो एंगेजमेंट फाइल्स जो भी ऑडिट रिलेटेड एंगेजमेंट है उसमें 60 दिन के अंदर अंदर जो भी आप रिपोर्ट इशू कर रहे हो, ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रहे हो, उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपको एंगेजमेंट फाइल्स को रेडी रखना है, आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लेना है। पर अदर एंगेजमेंट्स में अलग लिमिट हो सकती है, 60 डेज जरूर नहीं है, उसमें कम भी हो सकती है, 40 दिन भी हो सकते हैं, 30 डेज भी हो सकते हैं, 90 डेज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो सब्जेक्टिव है, पर 60 डेज किसमें, ऑडिट एंगेजमेंट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना 60 डेज मैंडेटरी, मतलब 60 डेज नॉट मोर देन दैट। पॉलिसी एंड प्रोसीजर शुड बी डिजाइन टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने एंगेजमेंट डॉक्यूमेंट आपने मेंटेन करके रखा डॉक्यूमेंटेशन, वो कहीं भी लीक ना हो जाए। ठीक है, किसी और को आपको प्रोवाइड नहीं करना है, कॉन्फिडेंशियल रखना है। सेफ कस्टडी, ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी एक मेजर एक एथिकल रिक्वायरमेंट है कि आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है चीजों को। ठीक है, सेफ कस्टडी में रखना है, इंटीग्रिटी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन होना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी एंड रिट्राइवेबिलिटी ऑफ द एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन। भाई भाई कैसे डिफिकल्ट वर्ड आ जाते हैं। तो पॉलिसी एंड प्रोसीजर शुड बी डिजाइन टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, सेफ कस्टडी, इंटीग्रिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड रिट्राइवेबिलिटी। समझना, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखना है, सेफ कस्टडी मेंटेन करके रखना है, इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखना है डॉक्यूमेंटेशन की, लोग उसको एक्सेस कर पाए, इट शुड बी एक्सेसिबल, है ना, इट शुड बी रिट्राइवेबल। ठीक है, रिट्राइवेबिलिटी मेंटेन करके रखना है आपको डॉक्यूमेंटेशन की। बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ यार मैं।
क्या पता क्या हो गया। तो रिट्राइवेबिलिटी मेंटेन करके रखना है आपको डॉक्यूमेंटेशन की, जिससे लोग कभी भी उन डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़े तो उनको निकाल सके। जब आपकी फर्म का पीयर रिव्यू होगा, जब आपकी फर्म का कोई रिव्यू होगा, तो उस केस में डॉक्यूमेंट को अपन यूज कर सकते हैं, उनको रिट्राइव कर सकते हैं। ओके, तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये 5 बातें इंपॉर्टेंट है। वही बस यहाँ क्या पढ़ाते पढ़ाते यार, आप लोग लाइक, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको चीजें समझ में आ रही है, तो आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, है ना, और सब्सक्राइब करो चैनल को, और लोगों के साथ शेयर करो, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन लोगों के साथ शेयर करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको नोट्स अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, तो आप शेयर करोगे तभी जाके तो रीच मिलेगी। ओके, तो नेक्स्ट, ठीक है, अपन ने बात करी कि डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, सेफ कस्टडी मेंटेन करनी, इंटीग्रिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड रिट्राइवेबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय लॉ एंड रेगुलेशन, एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। लॉ एंड रेगुलेशन अगर कुछ और बात करते हैं तो बात अलग है। लॉ एंड रेगुलेशन बोलते हैं कि फर्म की प्रॉपर्टी नहीं है डॉक्यूमेंटेशन, तो अलग बात है। अदरवाइज जो भी डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, जो भी फर्म ने जो भी डॉक्यूमेंटेशन रखा है, वो फर्म फर्म की प्रॉपर्टी है। फर्म चाहे द फर्म में मेक पोर्शन ऑफ इट और एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन में अवेलेबल टू द क्लाइंट्स। क्लाइंट को चाहे तो डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल करवा सकती है अगर क्लाइंट मांगता है तो, ठीक है, प्रोवाइडेड सच डिस्क्लोजर डज नॉट अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ द वर्क परफॉर्म और इन केस ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट द इंडिपेंडेंस ऑफ द फर्म और इट्स पर्सनल। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है कि फर्म चाहे तो अपने एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन है वो क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकती है, प्रोवाइडेड सच डिस्क्लोजर डज नॉट अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ द वर्क परफॉर्म। ठीक है, तो जो भी डिस्क्लोजर दे रहा है, जो भी फर्म को अपन फर्म जो है वो क्लाइंट को अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर रही है, उससे कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि फर्म ने जो काम किया है उसमें कहीं भी वैलिडिटी कम हो जाएगी, उस काम की इंटीग्रिटी कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। फर्म ने जो काम किया है उसको ईमानदारी से किया, ऐसा ही माना जाएगा। इससे भी इस बात से उसकी इंटीग्रिटी में शक नहीं किया जा सकता कि फर्म ने अपने क्लाइंट को डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करे थे। ओके, एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन हैज टू बी रिटेन्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम सफिशिएंट टू परमिट परफॉर्मिंग मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स। ठीक है, तो आपको अपन ने ऊपर डिस्कस करा था, जो भी एंगेजमेंट कर रहे हो उसको मॉनिटर करना है आपको, तो मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स आप अप्लाई करो, तब तक आपको फर्म के डॉक्यूमेंटेशन को रिटेन करके रखना है, टू इवेल्युएट रिटेन करके रखना है। देखो, आपने 60 दिन के अंदर अंदर आपको डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखना है, उनको रिटेन करके रखना है जब तक आप मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स प्रोवाइड करो, और सच सफिशिएंट टाइम सब्जेक्ट टू अपन डेफिनेट टाइमलाइन अपन डिस्कस करेंगे, टू इवेल्युएट फर्म्स कंप्लायंस विद इट्स सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल और फॉर लॉन्गर पीरियड इफ रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन। ठीक है, इन द स्पेसिफिक केस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट द रिटेंशन पीरियड इज मिनिमम 7 years फ्रॉम डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट और इफ लेटर द डेट ऑफ ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट। क्या इंपॉर्टेंट बात बोलिए, समझना। फर्म को अपने डॉक्यूमेंटेशन 60 दिन के अंदर अंदर प्रिपेयर करना है, पर उसको अपने ऑडिट को खत्म होने के बाद, ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के 7 साल तक डॉक्यूमेंटेशन को मिनिमम 7 साल तक मेंटेन करके रखना है। एंड अगर ग्रुप ऑडिटर, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसकी कोई सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, तो सब्सिडरी कंपनी के आप ऑडिटर थे, उसके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपको कब तक मेंटेन करके रखना है, जब उसकी होल्डिंग कंपनी की डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट है ना, उस डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट के 7 साल तक, मतलब सब्सिडरी कंपनी के केस में आपको ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट को रेफर करना है रादर देन उस सब्सिडरी कंपनी के ऑडिटर्स रिपोर्ट को। ठीक है, अगर कोई ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट इशू होती है तो उससे 7 साल काउंट होंगे। ओके, ठीक है, 3 खत्म। फोर्थ अपन डिस्कस करते हैं एथिकल रिक्वायरमेंट्स। तो एथिकल रिक्वायरमेंट्स, एथिक्स वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, उसमें अपन ने पूरा डिस्कस करा है कि क्या क्या एथिकल रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, तो अपन एक एक करके अपन वहां पर डिस्कस कर लिया, अब यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे कि ये एक एलिमेंट है क्योंकि सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल का, तो ये क्या बोलता है। तो फर्म शुड एस्टेब्लिश पॉलिसी प्रोसीजर्स डिजाइन टू प्रोवाइड विद reasonable assurance that firm and its personnel comply with relevant ethical requirements contained in code of ethics issued by ICAI। तो कंपनी के जो भी आईसीआई के कोड ऑफ एथिक्स है उनका कंप्लायंस कर रहे हैं फर्म और उसके फर्म के पर्सनल्स, जो भी आर्टिकल्स हो, आप आगे जाके आर्टिकलशिप करोगे, तो आप जब आर्टिकलशिप करोगे तो आपको कंप्लायंस करना है फर्म के एथिक्स का, जो भी आईसीआई के कोड ऑफ एथिक्स का उनका कंप्लायंस करना है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स का कंप्लायंस कर रहे हो। ये ऐसा सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल हो जो इंश्योर कर सके, जो एक रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड कर सके कि फर्म के जो भी पार्टनर्स है, फर्म के जो भी एम्प्लॉइज है, फर्म के जो भी पर्सनल्स हैं, वो एक कोड ऑफ एथिक्स का कंप्लायंस कर रहे हैं। कोड एस्टेब्लिशेस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स विच इंक्लूड्स क्या इंक्लूड होता है, पीसीआईपीओ। ठीक है, तो आप इसको याद करना, पी मतलब प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, पी मतलब प्रोफेशनल, पीसीआईपीओ मतलब प्रियंका चोपड़ा की कोई कंपनी है जिसका आईपीओ आने वाला है। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा की कोई कंपनी है जिसका आईपीओ आने वाला है, ठीक है, पैसा लगा देंगे। पीसी आईपीओ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, सी मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, ओके, आई मतलब इंटीग्रिटी,
इंटीग्रिटी ईमानदारी, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट रहना है आपको, ठीक है, प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करना है, ड्यू केयर डिलीजेंट रहना है, ठीक है, सी मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, आपको चीजों को कॉन्फिडेंशियल रखना है, हर किसी को बता नहीं देना है, इधर की बात उधर नहीं करना है, इंटीग्रिटी आपको ऑनेस्टी, आपको अनफेयर डीलिंग्स में सच का साथ देना है, ठीक है, इंटीग्रिटी मतलब आपको ध्यान रखना, इंटीग्रिटी एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो बोलता है आपको सच का साथ देना है, ठीक है, आपको ईमानदार रहना है। आईपी, पी मतलब प्रोफेशनल बिहेवियर, आपको प्रोफेशनली बिहेव करना है, कहीं भी जाओ प्रोफेशनली बिहेव करो क्योंकि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, आपकी ऑब्जेक्टिविटी कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, कहीं भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए, किसी का अनड्यू इन्फ्लुएंस आपकी प्रोफेशनल जजमेंट को इम्पैक्ट ना कर सके। तो ये 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, पीसीआईपीओ, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। ओके, ऑब्जर्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंस इन ऑल एंगेजमेंट इज बेसिक रिक्वायरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंट रहना है आपको, कोई भी एंगेजमेंट हो उसमें इंडिपेंडेंट रहना है। And firm should establish policies and procedures designed to provide it with reasonable assurance that the firm and its personnel in and including experts contracted by the firm and network firm personnel maintain independence where required by code of ethics। और समझना दो दो चीजें सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल में होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एथिकल रिक्वायरमेंट्स की फर्म के पर्सनल जो हैं वो दो चीजों को कंप्लायंस कर रहे हैं। सबसे पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल जो भी है एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लायंस कर रहे हैं, एंड सेकंड इज इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस को मेंटेन करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। Such policies and procedures should enable the firm, ठीक है, policies and procedures enable करेंगे फर्म को to communicate its independence requirements to its personnel, ठीक है। तो पॉलिसीज में लिखा होगा कि क्या क्या इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स अपने को मेंटेन करते हुए चलना है, ओके। एंड आइडेंटिफाई करना है कोई भी ऐसा केस जहां पर कोई थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस आ रहा है क्या, ठीक है। तो एथिक्स चैप्टर में 5 थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस डिस्कस करे थे, क्या क्या थे, वो था FIR, एफ फेमिलियरिटी थ्रेट, आई इंटिमिडेशन थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट और एडवोकेसी थ्रेट। तो ये जो 5 थ्रेट्स है, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस है, इन थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस किसी ऐसी सिचुएशन में कहीं थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस तो नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो आपको एंगेजमेंट से विड्रॉ कर लेना है या फिर आपको थ्रेट्स को एलिमिनेट या फिर रिड्यूस करने की कोशिश करना है टू एन एक्सेप्टेबल लेवल बाय अप्लाइंग सेफगार्ड्स, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स में ये बात होनी चाहिए कि आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो, आपके उस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को पढ़कर आपकी फर्म के पर्सनल, आपकी फर्म के एम्प्लॉय समझ पा रहे हैं कि क्या इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स हैं, एंड पसीना आ गया भाई पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। एंड जो भी ऐसी सिचुएशन जहां पर कोई भी ऐसी सिचुएशन बन रही है जहां पर threats to independence आ रहा है, and to take appropriate action to eliminate such threat and reduce them to an acceptable level by applying safeguards or if considered appropriate to withdraw from the engagement, ठीक है। एंगेजमेंट छोड़ दो, मुझे ऑडिट नहीं करना है, यहाँ पर एंगेजमेंट में थ्रेट आ रहा है, ठीक है, इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो रही है, मैं सही से ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा, मेरी दोस्त की फर्म है, मेरे दोस्त की फर्म में अगर ऑडिट करने जाऊंगा तो मैं उसको सही से ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा, इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो रही है, ठीक है, फेमिलियरिटी थ्रेट आ रहा है, तो मैं उसको रिड्यूस भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं एंगेजमेंट से विड्रॉ हो जाऊंगा या फिर उस एंगेजमेंट में एंटर ही नहीं हूँ। There should exist a mechanism in the firm by which engagement partner provide the firm with relevant information about the client and personnel of the firm, promptly notify circumstances and relationships that create a threat to independence, ठीक है। फर्म में एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे फर्म को पता चल जाए कि कोई थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस एग्जिस्ट करता है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे अंडरस्टैंडिंग में मैंने ये लिखा है कि फर्म को एथिक्स से कंप्लायंस करना है, इंडिपेंडेंटली एंगेजमेंट में इन्वॉल्व रहना है, कोई भी थ्रेट टू इंडिपेंडेंस एग्जिस्ट करे तो फर्म की पॉलिसीज ऐसे डिजाइन हो कि तुरंत पता चल जाए, प्रॉम्प्टली नोटिफाई कर देगा फर्म का सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल की यार कोई थ्रेट एग्जिस्ट कर सकता है। ऑल ब्रीचेस एंड ऑफ इंडिपेंडेंस शुड बी प्रॉम्प्टली नोटिफाइड टू द फर्म फॉर अप्रोप्रिएट एक्शन, ठीक है। कोई भी इंडिपेंडेंस का कहीं भी ब्रीच हुआ है तो उस केस में प्रॉम्प्टली फर्म के कोई भी पार्टनर या फिर EQCR या फिर कोई भी फर्म का जो भी कंट्रोलर एंड मैनेजिंग पार्टनर है वो इन्फॉर्म करेगा कि फर्म में कहीं भी किस जगह इंडिपेंडेंस का ब्रीच हुआ है, इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट का ब्रीच हुआ है, इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हुई है, ठीक है, क्योंकि होनी नहीं चाहिए, ये गलत हुआ है। At least annually, firm should obtain written confirmation of compliance with its policies and procedures on independence from firms all personnel। फर्म के जितने भी एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, फर्म के जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको उनसे एक रिटर्न कंफर्मेशन लेना है कि उन्होंने इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स का कंप्लायंस करा है, ठीक है। रिटर्न कंफर्मेशन लेना है, भले ही झूठा कंफर्मेशन लिख दे, ठीक है, पर कंफर्मेशन लेना जरूरी है, ठीक है, झूठा कंफर्मेशन नहीं लिखना है, सच में आपको इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस करना है। कोड ऑफ एथिक्स भाई जो नीतियां हैं, ये तो ICAI की इशू, ठीक है, तो उनका कंप्लायंस तो आपको करना ही है, ओके। एटलीस्ट एनुअली फर्म को एक रिटर्न कंफर्मेशन लेना है। तो अपन ने इसमें क्या क्या डिस्कस करा, आपको सबसे पहले एथिक्स का कंप्लायंस करना है, इंडिपेंडेंस का कंप्लायंस करना है, कोई थ्रेट आए तो उसको रिड्यूस करने की कोशिश करना है, और एनुअली एक रिटर्न कंफर्मेशन लेना है फर्म के पर्सनल से, ओके। फिफ्थ, ठीक है, तो नेक्स्ट
एलिमेंट अपन डिस्कस करेंगे, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी आप कोई एंगेजमेंट में इन्वॉल्व होते हो, जब भी आप कोई नए क्लाइंट के साथ कोई नए एंगेजमेंट में इन्वॉल्व हो रहे हो, ऑडिट लिया है आपने, ठीक है, या फिर नए पुराने क्लाइंट के साथ नए एंगेजमेंट में इन्वॉल्व होते हो, या फिर पुराने ही एंगेजमेंट को कंटिन्यू कर रहे हो, ठीक है, पिछले साल भी किसी फर्म का ऑडिट किया था, इस साल भी उसी फर्म का ऑडिट कर रहे हो, तो उस केस में आपको इस एलिमेंट आपको हेल्प करेगा। फर्म बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट शुड रिक्वायर वाइटल इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको ऑब्टेन करके रखनी पड़ती है क्लाइंट की, ताकि आप डिटरमाइन कर सको कि आपको इस एंगेजमेंट में सही में भी इन्वॉल्व होना है नहीं, आपको एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना है या नहीं, आपको एंगेजमेंट को कंटिन्यू करना है या नहीं। ठीक है, सच एन इन्फॉर्मेशन शुड हेल्प फर्म टू डिसाइड अबाउट अबाउट आईसीसी। ठीक है, तो जो भी आप इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करोगे, वाइटल इन्फॉर्मेशन फर्म की आप ऑब्टेन करोगे, उससे आपको ये डिसाइड करने में हेल्प होगी क्या, तीन चीजें आईसीसी। ठीक है, आईसीसी आईसीसी आपको डिसाइड करना है। सबसे पहला इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट कितना ईमानदार है, क्लाइंट कितना फेयर एंड डीलिंग्स में इन्वॉल्व है, क्लाइंट कितना सच है, कितना सच का साथ देता है। ठीक है, तो क्लाइंट कितना ईमानदार है, सबसे क्लाइंट कितना ऑनेस्ट है, अपने को सबसे पहले डिटरमाइन करना है। अगर क्लाइंट अनफेयर डीलिंग्स में इन्वॉल्व नहीं है, तो अपन उसके साथ एंगेजमेंट में इन्वॉल्व होने के लिए रेडी हो सकते हैं। पर अगर वो ईमानदार नहीं है, अगर वो ब्लैक का पैसा कमाता है, अगर वो गलत काम से पैसा कमाता है, तो उस केस में आपको उसके साथ एंगेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होना है, ऐसा आईसीआई का कोड ऑफ एथिक्स बोलता है। ओके, तो इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट, कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंस टू परफॉर्म एंगेजमेंट्स एंड कंप्लायंस विद द एथिकल रिक्वायरमेंट्स। क्या बात है, ठीक है, तो कॉम्पिटेंस इंक्लूडिंग कैपेबिलिटीज, टाइम एंड रिसोर्सेज टू परफॉर्म एंगेजमेंट्स, इन आपको डिसाइड करने में हेल्प हो सकती है। क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन आपको डिसाइड करना है कि क्लाइंट में आपको कितने एम्प्लॉइज आपको लगाना है, कितने आर्टिकल्स उस फर्म का ऑडिट करने जाएंगे, तो कैसे पता चलेगा आपको। क्लाइंट की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहले होनी चाहिए ना, कि क्लाइंट कितना टर्नओवर है, 1000 करोड़ का टर्नओवर है तो उसमें ज्यादा आर्टिकल्स लगेंगे, 10 करोड़ का टर्नओवर है तो उसमें कम आर्टिकल्स जाके भी काम कर सकते हैं, एक आर्टिकल भी काम कर सकता है, एक एम्प्लॉय भी काम कर सकता है। ठीक है, तो वाइटल इन्फॉर्मेशन आपको पहले ऑब्टेन करना है। ठीक है, और एथिकल रिक्वायरमेंट्स का आपको कंप्लायंस कर हो पा रहा है कि नहीं। अगर आपको क्लाइंट की पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, तब जाके आप समझ पाओगे कि कहीं ना कहीं आपका सेल, देखो एक थ्रेड होता है फेमिलियरिटी थ्रेड, ठीक है, जहां पर ऐसा होता है कि फर्म का, आपके एंगेजमेंट टीम में 5 लोग हैं, जिसमें से कोई एक इंसान, कोई एक अ, जो है वो फर्म के किसी फर्म में जो क्लाइंट का ऑडिट करने जा रहे हो, उसके डायरेक्टर का उससे अच्छा अच्छा रिलेशन है, उसके पापा ही वहाँ पे डायरेक्टर पोजीशन पे उस क्लाइंट में। ठीक है, तो उस केस में आपको डिसाइड करने में हेल्प हो सकती है कि एथिकल रिक्वायरमेंट्स का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं। तो तीन चीजें, आईसीसी इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट, सी कॉम्पिटेंस ऑफ टू परफॉर्म एंगेजमेंट इंक्लूडिंग कैपेबिलिटीज एंड टाइम एंड रिसोर्सेज, डिसाइड करना कि कितने लोग आपको डिप्लॉय करने हैं, कितना टाइम लगेगा एंगेजमेंट को कंप्लीट करने में, एंड compliance with ethical requirements. Okay, firm should obtain such information as it consider necessary in circumstances before accepting new engagement. ठीक है, तो कोई भी एंगेजमेंट है, नए क्लाइंट के साथ एंटर हो रहे हो, कंटिन्यू इन एक्सिस्टिंग एंगेजमेंट, और एंड व्हेन कंसीडरिंग एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू एंगेजमेंट विद एक्जिस्टिंग क्लाइंट। ठीक है, तीन बातें, तीन केसेस में आपको इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करना है। कब कब, तीन केसेस में तीन चीजें ऑब्टेन करनी है। ठीक है, तीन केसेस कब, जब आप कोई नए क्लाइंट के साथ एंटर होते हो नए एंगेजमेंट में, ठीक है, पुराने क्लाइंट के साथ नए एंगेजमेंट में इन्वॉल्व होते हो, या फिर पुराने ही एंगेजमेंट को कंटिन्यू करते हो। ठीक है, तो अपन ने डिस्कस करा था तीन बातें आईसीसी। ठीक है, किस चीजों के लिए, तीन केसेस में। ठीक है, तीन चीजें तीन केसेस में। आईसीसी कब, जब आप नए क्लाइंट के साथ एंटर होते हो, नए एंगेजमेंट में एंटर होते हो विद ओल्ड क्लाइंट, एग्जिस्टिंग क्लाइंट, और एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ ही एक्सिस्टिंग एंगेजमेंट को कंटिन्यू करने के लिए आप डिसाइड करते हो, तो उस केस में आपको इन तीन चीजों के लिए इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना है। वेयर इश्यूज हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड फर्म डिसाइड्स टू एक्सेप्ट और कंटिन्यू क्लाइंट रिलेशनशिप और स्पेसिफिक एंगेजमेंट, इट शुड डॉक्यूमेंट हाउ इश्यूज वर रिजॉल्व्ड। ठीक है, जब भी कोई इश्यूज आता है, जब भी कोई दिक्कत आती है आपको इन चीजों को डिसाइड करने में कि एक्सेप्ट करूं या कंटिन्यू करूं, तो उस केस में आपने जो भी इश्यूज को रिजॉल्व किया, उनको डॉक्यूमेंट करना है कि आपको क्या इश्यूज आए थे और किस तरीके से आपने उनको रिजॉल्व किया। ओके, ओके, तो क्या, किस तरीके से क्या क्या इश्यूज आए थे और किस तरीके से उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करी। ओके, तो इनको डॉक्यूमेंट करके रखना है। इवेल्युएटिंग इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट, ओहो, अगर आपको क्लाइंट की इंटीग्रिटी, क्लाइंट ईमानदार है या नहीं, क्लाइंट कैसा है, क्लाइंट ऑनेस्ट है या नहीं, क्लाइंट कैसी डीलिंग्स में इन्वॉल्व है, तो अगर ये चीज आपको डिटरमाइन करनी है, तो आप कैसे करोगे। तो फार्म लैंड, इसके लिए मैंने आपके लिए निमोनिक बनाया है, फार्म लैंड। ठीक है, तो इवेल्युएटिंग इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट कैसे करोगे, फार्म लैंड। अब देखो फार्म लैंड क्या होता है, वो एग्रीकल्चर लैंड, तो एग्रीकल्चर लैंड पे कौन इंसान काम करता है, फार्मर, फार्मर। ठीक है, किसान, किसान एक एक ईमानदार आदमी होता है, ठीक है, बेचारा ईमानदार आदमी होता है, और वो ईमानदारी से काम करता है, कहीं भी गलत चीजों में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि फार्म लैंड, ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए आपके लिए मेहनत करके बनाते हैं यार, याद करना फार्म लैंड क्या होता है। ईमानदार आदमी होता है जिसके पास एक एग्रीकल्चर लैंड होता है, एक फार्म लैंड होता है, जिसपे वो काम करके दो रोटी कमाता है। ठीक है, तो फार्म लैंड, एफ एफ से अपन डिस्कस करेंगे
फीस, वेदर क्लाइंट इज एग्रेसिवली, एक एक करके डिस्कस करते हैं इसको। आइडेंटिफाइंग एंड बिजनेस, आइडेंटिफाइंग एंड बिजनेस रेपुटेशन ऑफ, identify business reputation of clients, principal owners, and wait, identify business reputation of clients, principal owners, की मैनेजमेंट, रिलेटेड पार्टीज एंड दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस, TCWG। ठीक है, तो बिजनेस रेपुटेशन कैसी है, मार्केट में रेपुटेशन कैसी है आपके क्लाइंट की, आपको देखना है। ठीक है, बाजार में क्या बातें होती है उनको लेकर। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई फ्रॉड में इन्वॉल्व है आपके क्लाइंट। तो जो सीनियर मैनेजमेंट है, जो भी दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस है, की मैनेजमेंट है, और जो प्रमोटर्स है कंपनी के, वो ईमानदार है या नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा? बाजार में उनकी रेपुटेशन आप पता करोगे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि क्लाइंट इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखता है या नहीं, आपका क्लाइंट जो है वो ईमानदार है या नहीं, ऑनेस्ट है या नहीं। नेचर ऑफ क्लाइंट्स ऑपरेशंस, ठीक है, तो क्लाइंट का जो बिजनेस है वो कैसा है, काला धंधा तो नहीं करता है वो। ठीक है, वो ऐसा रियल एस्टेट में इन्वॉल्व होकर और कुछ ऐसा गलत काम तो नहीं करता है, तो या फिर कोई भी बिजनेस में वो कोई गलत काम तो नहीं करता है, उसका नेचर ऑफ बिजनेस आइडेंटिफाई करो। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग एटीट्यूड ऑफ क्लाइंट प्रिंसिपल ओनर्स टुवर्ड्स सच मैटर्स एज एग्रेसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनल कंट्रोल्स एनवायरनमेंट। ठीक है, तो उनका एटीट्यूड कैसा है, इस इंफॉर्मेशन को लेकर कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को वो कैसे कंप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल्स कैसे लगा रहे हैं फर्म में। ऐसा तो नहीं है कि क्लाइंट जो है वो सही से कंप्लायंस कर ही नहीं रहा है अपने अकाउंटिंग फर्म को, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इन डेज जो अप्लीकेबल है कंपनी पे, या फिर अकाउंटिंग इंडियन गैप अप्लीकेबल है, तो उनका कंप्लायंस कर पा रहे हैं नहीं। ठीक है, वो जानबूझ के तो ऐसा नहीं कर रहा है कि गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहा है, जानबूझ के तो उसने अपनी फर्म में कम इंटरनल कंट्रोल्स नहीं लगाया ताकि कोई फ्रॉड हो तो भी पकड़ में नहीं आए, जानबूझ के तो ऐसा नहीं किया। ठीक है, तो इससे क्लाइंट कितना ईमानदार है पता चल पाएगा। ठीक है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उस चीज में कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है, उसको कैजुअली तो नहीं ले रहा है कि ठीक है ना, नहीं किया कंप्लायंस, नॉन नहीं किया कंप्लायंस तो नहीं किया। ठीक है, अगर कैजुअली ले रहा है तो वो ईमानदार नहीं है। वेदर क्लाइंट इज, ईमानदार नहीं हो सकता है, वेदर क्लाइंट इज अग्रेसिवली कंसर्न विद मेंटेनिंग फर्म्स फीस एज लो एज पॉसिबल। ठीक है, तो क्लाइंट अग्रेसिवली इस बात पे अड़ा हुआ है कि आपको मैं ज्यादा फीस नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, इंडिकेशन ऑफ इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशन द स्कोप ऑफ वर्क। ठीक है, अगर वो आप पे, आपको जो स्कोप ऑफ वर्क था, आपको एक ऑडिट करना था, उसमें जो स्कोप डिफाइंड था, उस स्कोप से आप कोई लिमिटेशन लगा रहा है, वो आपको बोल रहा है कि आपको इन्वेंट्री का ऑडिट नहीं करना है, आप पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट भर भर के करो, पर आप इन्वेंट्री का ऑडिट मत करो। तो ऐसा नहीं होता है, अगर कोई ऑडिट हो रहा है तो वो कंप्लीट सेंस में होता है, कोई भी पार्शियल ऑडिट नहीं होता है। ठीक है, तो अगर क्लाइंट बोले कि इन्वेंट्री का ऑडिट मत करना, डेटर्स का ऑडिट मत करना, तो ऐसा नहीं होता है, वहां पर कुछ झोल होगा पक्का, वहां पर कुछ फ्रॉड हुआ होगा, इस वजह से क्लाइंट आपको रोक रहा है, क्लाइंट स्कोप ऑफ वर्क पे लिमिटेशन लगा रहा है। ओके, इंडिकेशन दैट क्लाइंट माइट बी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग और अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज। कहीं भी आपको, कहीं क्रिमिनल जो पोर्टल्स है उन पर जाकर आपको पता चल पा रहा है कि इस क्लाइंट के तो कोई क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। ठीक है, कोई क्लाइंट कहीं मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो रीजन फॉर, ठीक है, तो उस केस में क्लाइंट कितना ईमानदार है आपको पता चल पाएगा। अगर मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है तो ऑब्वियस सी बात है ईमानदार नहीं है। द रीजंस फॉर प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्म और नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ द प्रीवियस फर्म। तो आपको रीजन आइडेंटिफाई करना है कि क्यों आप मुझे अपॉइंट करना चाह रहे हो, पिछली फर्म को आपने क्यों अपॉइंट रीअपॉइंट नहीं करा। ठीक है, तो कोई कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट थी रोटेशन की, उस केस में आपने पुरानी फर्म को अपॉइंट नहीं कर पाए तो अलग बात है। पर अगर किसी कारण से आपने पुरानी फर्म को, आपके ऑडिट पोजीशन जो ऑडिटर था उनको हटाया है, ठीक है, या फिर उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, तो आपको रीजन आइडेंटिफाई करना है कि क्या रीजन है कि पुरानी फर्म आपकी कंपनी का ऑडिट नहीं कर रही। ठीक है, तो ये 7 बातें हैं। फार्म लैंड, डी को कंसिडर मत करना, वो आपको याद करने के लिए सिर्फ FARMLAN। तो F से क्या होगा, फीस, अगर कम फीस है तो वहां पर थोड़ा शक जाएगा। ए है, ए से क्या होगा, एटीट्यूड टुवर्ड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लायंस एंड इंटरनल कंट्रोल्स कंप्लायंस। ठीक है, आर, आर से क्या आएगा, रेपुटेशन कैसी है मार्केट में। एम से क्या आएगा, एम से आएगा मनी लॉन्ड्रिंग या फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व तो नहीं हो। एल, एल मतलब एल मतलब कहीं भी लिमिटेशन तो नहीं लगाया जा रहा है आपकी स्कोप ऑफ वर्क पे। ठीक है, एल। एंड ए से आएगा अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्म, कहीं भी आपको आइडेंटिफाई करना है अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट क्यों नहीं करा आपने प्रीवियस फर्म का, उस केस में रीजन आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, एंड नेचर ऑफ क्लाइंट ऑपरेशंस इंक्लूडिंग हिज बिजनेस प्रैक्टिसेस कैसी है फर्म की। तो रेपुटेशन की बात करिए अपन ने, नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है क्लाइंट का, एटीट्यूड कैसा है टुवर्ड्स कंप्लायंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनल कंट्रोल्स। ठीक है, और फर्म की फीस कम से कम मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है कि क्लाइंट लिमिटेशन लगा रहा है कि कोई भी काम पे कहीं भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है क्या, या फिर कहीं आपको रीजन आइडेंटिफाई करना है कि फर्म को आपको अपॉइंट क्यों करा और पिछले फर्म को वापस से रीअपॉइंट क्यों नहीं करा, या फिर पिछले ऑडिटर ने रिजाइन क्यों किया था। इन 7 चीजों को कंसिडर करके आपको पता करना है कि क्लाइंट इंटीग्रिटी, क्लाइंट कितना ईमानदार है, क्लाइंट कितना ऑनेस्ट है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, पर एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इन 7 को याद रखना। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ओके, सो नेक्स्ट इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मतलब अपन ने डिस्कस करा सबसे पहले यहाँ पे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको ऑब्टेन करना है, इवेल्युएट करना है कि क्लाइंट ईमानदार है या नहीं, विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट, ठीक है, इफ देयर इज एनी कंफ्लिक्ट, ठीक है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है बिटवीन फर्म एंड क्लाइंट, तो इट शुड बी प्रॉपर्ली रिजॉल्व बिफोर एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट। कहीं भी कोई भी इशू आता है, इशू अराइज होता है कि यार एंगेजमेंट मतलब इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं हो रही या फिर कोई भी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स का नॉन कंप्लायंस हो रहा है, तो उस केस में सबसे पहले तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, तो उस केस में आपको इशू को रिजॉल्व करना है, तभी जाके आपको एक्सेप्ट करना है उस एंगेजमेंट को। वेयर फर्म ऑब्टेन्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है, विच वुड हैव caused it to decline an engagement if information had been obtained earlier, अगर फर्म को कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है कि अगर उसको कोई इन्फॉर्मेशन पहले पता होती तो वो एंगेजमेंट को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता, ठीक है। अगर वो सीए जो ऑडिट करने जा रहा है उसको पहले वो बात पता होती कि यार फर्म तो काले धंधे में इन्वॉल्व है, तो उस केस में वो कभी भी उस गलत धंधे में इन्वॉल्व है, तो उस केस में कभी भी ऑडिटर, कभी भी सीए उस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो obtained earlier policies and procedures on continuance of engagement and client relationship should include consideration of professional and legal responsibilities that apply to the circumstances, including whether there is a legal requirement, whether there is a requirement for firm to report to the persons or persons who made the appointment, in some cases or to regulatory bodies, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, फर्म के पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स में ऐसा लिखा होना चाहिए कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि अगर फर्म को कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि गलत है, तो कहीं भी फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्या, कहीं भी लॉज एंड रेगुलेशंस ऐसा रिक्वायर करते हैं कि आपको किसी को रिपोर्ट करना है, आपको फर्म के इंटेंडेड यूजर्स को रिपोर्ट करना है, आपको ऑडिट कमिटी को रिपोर्ट करना है, आपको रेगुलेटरी बॉडीज को रिपोर्ट करना है, या फिर फर्म के कोई रेगुलेटर को रिपोर्ट करना है, तो आपको पता करना है कि आपको कहीं भी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट तो नहीं है, क्योंकि आप फर्म के ऑडिटर हो, आपको किसी ने अपॉइंट किया है, तो आपको उनको तो बताना पड़ेगा ना कि आपको ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन, आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिली है जिससे आप एंगेजमेंट को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। द पॉसिबिलिटी ऑफ विड्रॉइंग फ्रॉम एंगेजमेंट और बोथ फ्रॉम द एंगेजमेंट एंड क्लाइंट रिलेशनशिप, ठीक है, तो सिर्फ उस एंगेजमेंट से आप या तो आपको विड्रॉ करना है या फिर क्लाइंट के साथ कोई भी रिलेशनशिप आपको आगे मेंटेन नहीं करना, आपको उसके कोई भी डीलिंग्स में आप आगे जाके इन्वॉल्व नहीं होना है। ओके, तो विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट, कहीं भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है तो मैटर को रिजॉल्व करो, जहां पर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो सोचो कि कहीं रिपोर्ट करना है क्या, और विड्रॉ कर लो एंगेजमेंट को और क्लाइंट रिलेशनशिप से, ठीक है। सीए को क्लाइंट के साथ एंगेजमेंट में एंटर होने से पहले क्लाइंट को जान लेना चाहिए वो कितना ऑनेस्ट है, और कोई भी इशू लगता है तो एंगेजमेंट में एंटर होने से पहले रिजॉल्व कर लेना चाहिए, और अगर एंगेजमेंट से विड्रॉ करना है तो फर्म को रिपोर्ट करना है टू रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स। ओके, ओके, तो अंडरस्टैंडिंग में अपन ने समझा कि सीए को क्लाइंट के साथ एंगेजमेंट में एंटर होने से पहले क्लाइंट को जान लेना चाहिए, क्लाइंट कितना ईमानदार है, कितना ऑनेस्ट है, और कोई भी इशू अगर लगता है तो पहले उस इशू को रिजॉल्व करो, फिर ही एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करना है, और अगर एंगेजमेंट से विड्रॉ करना है तो डिटरमाइन करो कि किसी को रिपोर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, वेदर टू एनी ऑडिट कमिटी या फिर रेगुलेटरी बॉडी या कोई भी स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी, जिस भी क्लाइंट का आप ऑडिट करने जा रहे थे या फिर कोई भी एंगेजमेंट में आप इन्वॉल्व होने जा रहे थे। ओके, तो ये भी अपना खत्म होता है। लास्ट बचता है ह्यूमन रिसोर्सेज। फर्म शुड एस्टेब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिजाइन टू प्रोवाइड इट विद रीजनेबल एश्योरेंस। क्या फर्म के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऐसे होने चाहिए जो आपको बता सके कि फर्म ऐसे ही लोगों को एम्प्लॉय करती है, ऐसे ही लोगों को आर्टिकल रखती है, ऐसे ही लोगों को पार्टनर फॉर्म में रखती है जो कैपेबल है, जो अपने काम को सही तरीके से करेंगे, जो एफिशिएंट है, जो कॉम्पिटेंट है, ठीक है। तो सच दैट इट हैज सफिशिएंट पर्सनल विद कैपेबिलिटीज, कॉम्पिटेंस एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स एथिकल प्रिंसिपल्स, ठीक है, कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है, नेसेसरी टू परफॉर्म इट्स एंगेजमेंट इन अकॉर्डेंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, टू इनेबल फर्म और एंगेजमेंट पार्टनर्स टू इशू रिपोर्ट्स दैट आर अप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। तो अपने फर्म के पॉलिसी एंड प्रोसीजर ऐसे हैं कि वो ऐसे ही लोगों को हायर करते हैं, ऐसे ही लोगों को एम्प्लॉय करते हैं जो सही रिपोर्ट इशू कर पाए, जो कॉम्पिटेंट हो, जो कैपेबल हो, जो कमिटेड रहे टुवर्ड्स कंप्लायंस विद द एथिकल रिक्वायरमेंट्स, एंड to enable firm to engagement partners to issue report that are appropriate in circumstances, okay, to perform its engagement in accordance with professional standards and regulatory requirements, ठीक है। तो लॉ एंड रेगुलेशन कंप्लायंस करें, फर्म के पार्टनर्स स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस करें और सही से रिपोर्ट इशू करें, एंड सच पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स शुड एड्रेस रिलेवेंट एचआर इश्यूज इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट, कॉम्पनसेशन, क्या उनको स्टाइपेंड देना है, क्या सैलरी प्रोवाइड करना है, उनको प्रॉपर्ली ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए, करियर डेवलपमेंट प्रोवाइड करें, की सर्विस प्रोवाइड करें, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन, उन लोगों को एवेल्युएट करें कि वेदर उसने पूरे साल भर में जो भी ऑडिट्स करे, पूरे क्वार्टर में जो भी ऑडिट्स करे, उनमें कैसा काम करा, ठीक है। तो उनकी परफॉर्मेंस एवेल्युएट हो, उसी से उनको रिकॉग्निशन मिलेगा, अवार्ड्स मिलेंगे, रिकॉग्निशन मिलेगा, तभी उनको पता चलेगा ना कि उन्होंने सही से काम किया था कि नहीं। फर्म में एक एचआर रिलेटेड पॉलिसीज होनी चाहिए। देयर शुड बी एम्फोसिस ऑन कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ द फर्म्स पर्सन, ठीक है। तो इस चीज पे फोकस रहना चाहिए कि कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता रहे, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनली मेंटेन रहे, प्रोफेशनल नॉलेज लोगों के
पास रहना चाहिए, फर्म के लोगों के पास, तभी जाके वो सही से ऑडिट कर पाएंगे। ठीक है, फर्म की पॉलिसीज ऐसी हो कि वो कैपेबल लोग को हायर करें फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ वर्क इन ऑडिट एंगेजमेंट और एनी अदर एंगेजमेंट। ठीक है, तो क्योंकि SQC 1 ऑल एंगेजमेंट्स पे अप्लाई होता है, इसलिए सिर्फ ऑडिट एंगेजमेंट नहीं बोलेंगे, एनी अदर एंगेजमेंट। ठीक है, तो अपन ने 6 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डिस्कस करे, उसी के साथ SQC 1 भी खत्म होता है। ठीक है, एचआर ने एचआर के लीडर ने एक्सेप्ट किया कि उसको लोगों को एथिक्स सिखाना है और एंगेज रहना है और मॉनिटर करना है। ठीक है, तो 6 के 6 अपन ने डिस्कस कर लिए बहुत अच्छे से। होप सो आप लोगों को सब सब कुछ अच्छे से समझ में आया, आपको नोट्स अच्छे लगे हो, आपको अंडरस्टैंडिंग जो मैंने नीचे लिखी वो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, आपके दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे। और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि आपको इस जो भी नोट्स मैं बना रहा हूँ ये सारे नोट्स आपको मिल जाएं टेलीग्राम चैनल पे। एंड ठीक है, तो अगर आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है तो आप शेयर करना। और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा SA 220 पे, ये एक डिटेल्ड वीडियो है, रिवीजन वीडियो भी मैं इसकी बनाऊंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात एक और बता देता हूँ आपको कि आपको जो बोल्ड वर्ड्स हैं, जितने भी बोल्ड वर्ड्स है एग्जाम में याद रखना कि आपको कीवर्ड्स लिख के आना है। अगर आप कीवर्ड्स लिख के आओगे ना तभी जाके आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, वरना बहुत मुश्किल है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर आपने जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उनको एग्जाम में लिखा और उनको अंडरलाइन किया तब जाके आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।